हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की हमारे विषय वस्तु है पाषाण काल के अंतर्गत मध्य पाषाण काल। मैं पूरा पाषाण काल आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, आज की जो क्लास है हमारी वह मध्य पाषाण काल पर होगी। ठीक, तो चलिए, और थोड़ा हम कुछ लोगों का नाम पढ़ दे रही हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे लिए भेजा है। पहला नाम है, देखिए, एक मिनट भाई, मुझे यहाँ थोड़ी पास वाली रोशनी की दिक्कत होती है। पहला नाम है मुकेश यादव। बहुत बहुत अच्छा मैम, धन्यवाद मुकेश जी। और कविता कुमारी हैं, इन्होंने लिखा, मैम ये वीडियो को शेयर ज़रूर करूँगी और मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। मतलब लिखा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सब्सक्राइब किया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बेटा। फिर कविता ने फिर थैंक यू मैम लिखा है। फिर एस कुमार हैं, एस कुमार साहब, मैम मेरा टीजीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार पहली बार में ही आपका क्लियर हो जाए। शशि बाबू राजभर, इन्होंने लिखा है, इस पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, ये हमसे उम्र में बड़े लग रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर से इन्होंने लिखा है एस कुमार ने, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाइए। अरे बेटा, जितना पढ़ा रही हूँ ना, इतने में आप लोगों का काम चल जाएगा। क्यों ज़्यादा के पीछे पड़े हैं? ज़्यादा पढ़ने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, है ना। लेकिन जितना पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता ने भी नाइस लिखा है। फिर से आदित्य गुप्ता ने लिखा है, थैंक यू फॉर फ्री क्लास मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मुकेश यादव, इन्होंने लिखा, पूरा कोर्स कराया जाएगा मैम। बिल्कुल कराया जाएगा, पूरा कोर्स मैं कराऊंगी। ठीक, मेरे वीडियो हो सकता है 1-2 दिन लेट पहुंच जाए, तो उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा, लेकिन मैं पूरा कराऊंगी। ठीक, मुकेश जी ने फिर वेरी गुड। फिर एक हैं सौरभ वर्मा ने वेरी नाइस मैम लिखा है। एक है ड्राइंग बेसिक विथ आरके, एक्सीलेंट वर्क मैम। धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कही है। ठीक है, अब आगे मैं अपनी क्लास को शुरू करती हूँ। ठीक, चलिए लीजिए। देखिए, पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल के अंतर्गत मैं पूरा पाषाण काल को पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारी जो चर्चा होगी इस मध्य पाषाण काल पर चर्चा होगी। ठीक है ना। आज की जो हमारी चर्चा होगी वह मध्य पाषाण काल पर होगी। ठीक, देखिए, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से होती है। कहाँ तक जाती है ये? 4,000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। ठीक, 4,000 के आगे नवपाषाण काल आ जाता है। ठीक है ना। देखिए, जो पूरा पाषाण काल था वह एक हिमयुग था। वहाँ पर बर्फ की एक चादर लगी हुई थी। अचानक का मतलब कि काफ़ी वर्षों बाद जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, और जब जलवायु में परिवर्तन हो जाता है तो नए नए प्रकार के जीव जंतु, जानवर, घास, पेड़ पौधे सब कुछ पनप जाते हैं, घास के मैदान हो जाते हैं, और घास पर जो निर्भर रहने वाले छोटे जानवर भी आ जाते हैं। ठीक, तो
इन लोगों का जो छोटे जानवर होते हैं तो इनका शिकार करने के लिए उस समय का मानव छोटे औजारों को बनाता है, अर्थात लघु औजार को बनाता है, लघु पाषाण औजार को बनाता है। ठीक, इसीलिए मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही पाए गए हैं साक्ष्य। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम पढ़ाते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल, हम यहाँ लिखें मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है और मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ था। मध्य पाषाण काल को अनुपाषाण काल कहते हैं और आद्य नवपाषाण कहते हैं, आद्य नवपाषाण काल भी कहते हैं तथा एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। फिर से सुनिए, मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता है। मध्य पाषाण काल को अनुपाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक, पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ। कौन से पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिस कारण मानव की विकास की अवस्था जो है, मानव विकास की अवस्था, हमने यहाँ पर विकास नहीं लिखा भाई, मानव विकास की अवस्था या चरण प्रभावित हुआ। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिस कारण मानव विकास की अवस्था चरण प्रभावित हुई और पूरा पाषाण काल का जो समयावधि था वह क्या था भाई? हिमयुग था। बर्फ की चादर जैसी स्थिति थी, ठंडा था। उस समय बड़े बड़े जानवर थे, इनका शिकार करने के लिए बड़े उपकरणों का क्या हुआ था? आवश्यकता हुई थी। ठीक, मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तब बर्फ की चादर की जगह अनेक नए घास के मैदान तथा जंगलों का उदय हुआ। देखिए, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से होती है। ठीक, मध्य पाषाण काल में लघु अर्थात छोटे उपकरण का प्रयोग हुआ था। मध्य पाषाण काल को अनुपाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। और ये क्यों संक्रमण काल कहते हैं? क्योंकि यह पूरा पाषाण काल के बाद आता है। और क्यों आता है? उस समय जो पूरा पाषाण काल में एक हिमयुग चला, यानी बर्फ की चादरें थी, अचानक जलवायु में परिवर्तन हो गया। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तब उस बर्फ की चादर की जगह घास के मैदान पनप गए, उत्पन्न हो गए, घास के मैदान हो गए, नए नए पेड़ पौधे हो गए। जब ये सब हो गया तो उस घास पर निर्भर रहने वाले नए नए जानवर उत्पन्न हो गए, वनस्पतियाँ अच्छी से हो गई। ठीक, अब जब छोटे छोटे जानवर होते हैं तो उस समय का मानव क्या करता है? उन छोटे छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए छोटे औजार, पाषाण का छोटे लघु औजार का निर्माण करता है। जबकि पूरा पाषाण काल में बड़े औजार थे। वो बड़े औजार क्यों थे? क्योंकि बड़े बड़े जानवर थे तो बड़े औजार थे। भाई, अगर कोई बड़ा जानवर हो, इतनी छोटी सी चीज़ से आप उसे मारोगे ना तो मरने वाला है क्या? नहीं मरेगा। तो उसके लिए क्या बड़ा औजार बटिकास्म था।
क्रूड था, है ना, बहुत सारी बातें थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तब बर्फ की चादर की जगह अनेक नए घास के मैदान तथा जंगलों का उदय हुआ। ठीक, नए प्रकार के पेड़ पौधे जानवर का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए अभी हम बताएं कि जब बर्फ की चादर हट गई, घास का मैदान हुआ, तो उस समय नए नए पेड़ पौधे, जंगल और नए जानवरों का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म होता है। अर्थात घास पर निर्भर रहने वाले जीव की शुरुआत होती है। जैसे कैसे? हिरन, जैसे हिरन, बकरी, खरगोश। ठीक, जैसे हिरन, बकरी, खरगोश ये सब छोटे जानवर थे। ठीक है ना, ऐसे आते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नए प्रकार के, ठीक, मध्य पाषाण काल में नए प्रकार के छोटे जानवर का शिकार करने के लिए छोटे पाषाण उपकरणों की आवश्यकता हुई थी। इन छोटे पाषाण उपकरणों को, इन छोटे पाषाण लघु उपकरणों, इन छोटे उपकरणों को क्या कहते हैं? लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। ठीक, क्योंकि जब छोटे पाषाण के उपकरण की जब आवश्यकता हुई तो क्या कहेंगे विद्वानों ने? इसके लघु पाषाण उपकरण कहा। मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों को C.L. कार्लाइल ने, एक पुरातत्वविद है, उनका नाम है C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। भारत में महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट एक स्थान है जिसका नाम है पाटने। क्या नाम है? पाटने। इस पाटने नामक स्थान से प्राचीनतम उपकरण मिले हैं। ठीक, भारत में महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने से, या पाटने भी कहीं नाम हो सकता है, ठीक, नामक स्थान से प्राचीनतम उपकरण मिले। कौन से उपकरण मिले? मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले। ठीक, भारत के अगर बाहर की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिलता है? भारत के बाहर मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम लघु उपकरण कहाँ से देखने को मिलता है भाई? श्रीलंका से मिलता है। और श्रीलंका में एक गुफा है, उसका नाम है फाहियन गुफा। फाहियन गुफा से मिलता है। मध्य भारत से बाहर मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम उपकरण श्रीलंका में देखने को मिलता है। वहाँ एक गुफा है, उस गुफा का नाम है फाहियन गुफा। वहीं पर मध्य पाषाण काल के लघु उपकरण देखने को मिलता। ठीक, मध्य पाषाण काल के ये लघु उपकरण, मध्य पाषाण काल के ये लघु उपकरण ज्यामितीय आधार पर बने थे। ज्यामितीय आधार पर बने थे, जैसे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी, समलंब चतुर्भुजाकार आदि। इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड, बेधनी, और बेधनी को पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, लूनेट को अर्धचंद्राकार, टैपीज को क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। समलंब आदि उपकरण थे। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के बने औजार की प्रधानता थी। देखिए, पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक जो औजार पाए गए हैं वो किस पत्थर के बने हुए थे? क्वार्टजाइट पत्थर के। और क्वार्टजाइट को स्फटिक कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ परिवर्तन होता है। मध्य पाषाण काल में औजारों का निर्माण कैलसोडनी पत्थर से होता है। कैलसोडनी, या कहीं पर चैलसोडनी लिखा हुआ, कैलसोडनी पत्थर से सर्वाधिक बने हुए औजार है। अर्थात इनकी प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कैलसोडनी पत्थर की। कहाँ?
मध्य पाषाण काल में। इसके बाद कुछ अन्य पत्थर के भी औजार बने मिले हैं। कब? मध्य पाषाण काल में, जैसे चर्ट, चैस्पर, फिल्ट, क्वार्टजाइट आदि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपात तकनीक, मध्य पाषाण काल में एक तकनीक है, उसको कहते हैं प्रक्षेपात तकनीक का आरंभ हुआ। अब ये प्रक्षेपात तकनीक है क्या? जैसे कि हम यहीं बैठे हुए हैं और बैठे बैठे कहीं दूर की शिकार कर ले या हम उसे देख ले, एक समझ लीजिए कि उस ज़माने का एक दूरबीन वाली बात थी। ठीक, प्रक्षेपात तकनीक का आरंभ हुआ। मध्य पाषाण काल में ही तीर धनुष निर्माण का विकास हुआ है। ठीक, मध्य पाषाण काल में ही तीर धनुष निर्माण का विकास हुआ। इतना क्या समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। ठीक, हम यहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात किए हैं, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ। मध्य पाषाण काल को अनुपाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिस कारण मानव विकास की अवस्था अर्थात चरण प्रभावित हुई थी। पूरा पाषाण काल का समयावधि हिमयुग था, बर्फ की चादर थी। ठीक, चादर, बर्फ की चादर जैसी स्थिति थी, मतलब एकदम ठंडा था। उस समय बड़े बड़े जानवर थे, इनका शिकार करने के लिए बड़े उपकरणों की आवश्यकता थी। मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तब बर्फ की चादर की जगह नए घास के मैदान तथा जंगलों का उदय हुआ। नए प्रकार के पेड़ पौधे, जानवरों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात घास पर निर्भर रहने वाले जीवों की शुरुआत होती है, जैसे हिरन, बकरी, खरगोश इत्यादि जानवर। ठीक, नए प्रकार के छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे पाषाण उपकरण की आवश्यकता होती है। इन छोटे पाषाण उपकरण को क्या कहते हैं? लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। ठीक, इन छोटे उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों को C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से खोजा था। भारत में महाराष्ट्र के 40 गांव के निकट पाटने नामक स्थान से प्राचीनतम उपकरण मिले हैं। ठीक, भारत के बाहर की बात करें तो मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम उपकरण का उदाहरण श्रीलंका के फाहियन गुफा से मिलता है। मध्य पाषाण काल के ये लघु पाषाण उपकरण ज्यामितीय आधार पर बने थे, मतलब ज्यामितीय प्रकार के बने थे, जैसे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी, समलंब चतुर्भुजाकार आदि। और इस काल के जो प्रमुख कैसे औजार थे? ब्लेड, बेधनी, लूनेट और टैपीज। ठीक, आदि। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट अर्थात स्फटिक से बने हुए औजार की प्रधानता थी, लेकिन मध्य पाषाण काल में इसकी प्रधानता नहीं, कैल्सोडनी पत्थर की प्रधानता होती है। मध्य पाषाण काल में औजारों का निर्माण कैल्सोडनी पत्थर से सर्वाधिक बने हुए थे, अर्थात इनकी प्रधानता थी। कुछ अन्य पत्थर के भी औजार बने हुए थे, जैसे चर्ट, चैस्पर, फिल्ट, क्वार्टजाइट आदि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का आरंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल में ही तीर धनुष निर्माण का विकास हुआ था। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद पहली बार मध्य पाषाण काल में पशुपालन, कृषि, आवास की शुरुआत होती है। पहली बार मध्य पाषाण काल में
पशुपालन, कृषि, आवास की शुरुआत होती है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? आदमगढ़ से पाए गए हैं। प्राचीनतम यानी पुराना, ठीक। और ये आदमगढ़ कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। तथा बागोर राजस्थान, 2 मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त है, ठीक। देखिए, हम यह बताएं कि पहली बार मध्य पाषाण काल में पशुपालन, कृषि, आवास की शुरुआत होती है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान भीलवाड़ा जिला, 2 मध्य पाषाणिक स्थल से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मध्य पाषाणिक स्थल, ठीक। लकड़ी के डोंगी का निर्माण सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। लकड़ी का डोंगी भाई, लकड़ी का डोंगी का निर्माण सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ। लकड़ी का डोंगी जानते हैं? कुछ डली टाइप का होगा, ठीक। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में मिला था। मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम शवों को दफनाने की शुरुआत मानी जाती है। मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम शवों को दफनाने की शुरुआत मानी जाती है। कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ बलूचिस्तान से 7000 ईसा पूर्व मिला है, जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से 9000 ईसा पूर्व मिला है। यानी कि जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ था? मेहरगढ़ था। जब नई खुदाई के दौरान साक्ष्य मिला और एक C14 होता है, कार्बन 14 के आधार पर जब उसकी काल की गणना की गई तो यह पता चला कि मेहरगढ़ से भी पुराना यूपी का संत कबीर नगर जिले में 9000 ईसा पूर्व का साक्ष्य पाया गया है कि यहाँ 9000 ईसा पूर्व पहले कृषि के साक्ष्य पाए गए, कृषि हो रहे थे, ठीक। यहाँ देखिए उल्टा चलता है, ईसा पूर्व और ईस्वी उल्टा चलता है, ठीक ना। यहाँ हम देखिए कुछ बता दे रहे हैं आपको। यहाँ बीच में यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह के जन्म के इधर का जो समय चलता है वह ईस्वी हो जाता है, ठीक, ईस्वी। और ईस्वी की संख्या कैसे चलती है? 1 2 3 4 5, आज कहाँ तक? हम 2020। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय होता है इस तरफ का, ये उल्टा चलता है। उल्टा चलता है कैसे? घटते हुए क्रम में। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर 7000 आया, फिर 8000, 9000, यानी कि इधर आया, ठीक। अगर किसी को नहीं पता हो तो एक दिन मैं इसकी क्लास ले लूँगी, ठीक है ना। कमेंट में लिखिएगा आप लोग। चलिए, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल एवं प्रसार क्षेत्र, ठीक। अब जो हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल एवं प्रसार क्षेत्र। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पूरे भारत में प्राप्त हुए हैं, अर्थात मध्य पाषाण कालीन स्थल संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? जो महत्वपूर्ण है उनको मैं यहाँ पर लिखी हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक। जैसे पश्चिमी क्षेत्र, हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान का नाम है, ठीक। अब हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात के मध्य पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। गुजरात में जो मध्य पाषाण काल का जो स्थल खोजा
उसका उत्खनन किसने कराया था? एच.डी. सांकलिया ने कराया था। गुजरात का सबसे प्रमुख स्थल लंघनाज है। गुजरात में एक बहुत प्रमुख स्थल है, उसका नाम है लंघनाज। ठीक, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने वाले हैं। ठीक, लंघनाज से 14 मानव कंकाल तथा एक तांबे का चाकू मिला है भाई। हम यह बता रहे हैं कि गुजरात मध्य पाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया। गुजरात का सबसे प्रमुख स्थल लंघनाज है और इस लंघनाज से 14 मानव कंकाल तथा एक तांबे का चाकू यानी छुरी मिला है। गुजरात में ही एक स्थल बनेवल है। बनेवल, कहीं पर इस ब के जगह क लिखा होता है। ठीक, आप परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि अगर बनेवल लिखा हो तो आप बनेवल भी मारिएगा, नहीं तो कनेवल लिखा होगा। मेरे पास अलग अलग किताबों में ये दो शब्द, तो मुझे जो सही लगा मैं बनेवल ही लिखी हूँ। ठीक है ना, तो बनेवल है, गुजरात में एक स्थल बनेवल है। इस बनेवल से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला प्राप्त हुआ है। ठीक, यह प्रश्न आने वाले संभावना लगते हैं, यहाँ पर मैं लिखी हूँ। ठीक, गुजरात में ही एक स्थल बनेवल है, इस स्थल से क्या मिला है? ऊंट की हड्डी मिला है। ठीक, अब हम राजस्थान की बात करेंगे। ये पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान। ठीक, राजस्थान में मध्य पाषाणिक स्थल क्या है भाई? बागोर है। ठीक, राजस्थान में मध्य पाषाणिक स्थल बागोर है, यह प्रमुख है। ठीक, बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यह जो बागोर स्थान है वह कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में है। ठीक, और कहाँ पर स्थित है? एक कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागोर। और ये कोठारी नदी जो है वह बनास नदी की सहायक है। ठीक, अब फिर से देखिए, राजस्थान में मध्य पाषाणिक स्थल बागोर है। बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बनास की सहायक कोठारी नदी है, सहायक नदी है बनास की ये। ठीक, बनास से निकली हुई। ठीक, बागोर में भारत में बागोर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भाई। बागोर भारत में बागोर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से बहुत कुछ पाए गए हैं, जो भी आपके परीक्षा में आने की संभावना है उनको मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ठीक, बागोर का उत्खनन कार्य किसने कराया था? B.N. मिश्रा ने कराया था। ठीक, बागोर का उत्खनन B.N. मिश्रा ने किया था भाई। बागोर से कैलसोडनी पत्थर के औजार, कैलसोडनी देखिए, बागोर से कैलसोडनी पत्थर के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस मध्य पाषाण काल में कैलसोडनी पत्थर की प्रधानता थी, इसी पत्थर के सबसे अधिक औजार पाए गए हैं। बागोर से मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। बागोर से मानव बस्ती के साक्ष्य पाए गए हैं। बागोर से 4 मानव कंकाल मिले हैं। इस बागोर नामक स्थान से 4 मानव कंकाल मिले हैं। इस मानव कंकाल में एक मानव कंकाल के गले में 36 गुड़ियों की एक माला पड़ी हुई मिली है। फिर से सुनिए, बागोर में 4 मानव कंकाल मिले हुए हैं। उसमें एक मानव का जो कंकाल है उसमें 36 गुड़ियों की अर्थात 36 मनके की माला है। और वह जो माला है इसमें अधिकांश जो गुड़िया है, जो माला जो गुड़िया उसकी है, अधिकांश गुड़िया पत्थर के हैं तथा कुछ
हड्डी के भी बने हुए हैं। जो 36 गुड़िया है उसमें कुछ तो किसके बने हुए हैं, पत्थर के, और कुछ किसके बने हुए हैं, हड्डी के। ठीक। बागोर से 5 ताम्र उपकरण पाए गए हैं। ठीक। बागोर से 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या भाई, एक भाला है, एक भाला ऐसे फेंकते हैं, आज भी भाला होते हैं। ठीक। 3 बाण, 3 बाण का मतलब तीर। ठीक। तथा एक तकुआ नुमा तांबे की छड़। फिर से सुनिए, बागोर से 5 ताम्र अर्थात तांबे का उपकरण मिला है, जिसमें एक भाला है। ठीक। 3 बाण है, एक तकुआ नुमा तांबे की छड़ है। बागोर से घास फूस की झोपड़ियाँ मिली है, और वह झोपड़ियाँ जो थी ना 13 थी। ठीक। सील लोढ़ा मिला, गदा शीर्ष मिला, यानी कि जो गांव में जो अखाड़े में कुछ लोग वो क्या करते हैं ना, गदा उदा, जैसे हनुमान जी गदा लिए रहते हैं ना, वैसे गदा का ऊपर वाला भाग गदा शीर्ष का प्रमाण मिलता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की। अब हमारी बात पश्चिमी क्षेत्र की खत्म हो गई, हमारी बात किस पर होगी, पूर्वी क्षेत्र की बात होगी। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बिहार से भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। इसमें कौन से साक्ष्य जगह है, बिहार में एक जगह है भागलपुर और एक जगह है राजगीर। ठीक। अब इसी पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल, और इस पश्चिम बंगाल में एक बीरभानपुर है, बीरभानपुर स्थान है। यह अक्सर प्रश्न इसके आए हुए हैं। ठीक। मध्य पाषाण काल का पश्चिम बंगाल में कौन सा स्थान है, बीरभानपुर है। इस बीरभानपुर का उत्खनन बीबी लाल ने कराया था भाई। बीरभानपुर का उत्खनन जो पश्चिम बंगाल में है, उसका उत्खनन बीबी लाल ने कराया था। अब उड़ीसा की बात करते हैं जरा। उड़ीसा के भी जो स्थल हैं उसका नाम है कुचाई, सुंदरगढ़, धनेकनाल। फिर से सुनिए, उड़ीसा के स्थल है कुचाई, सुंदरगढ़, धनेकनाल। अब हम मध्य क्षेत्र की बात करते हैं। मध्य क्षेत्र में जो स्थल है वह है आदमगढ़। ठीक। एवं भीमबेटका। आदमगढ़ एवं भीमबेटका दोनों मध्य प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल है। बी आर जोशी ने आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। बी एस वांकड़ ने भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के अंत्येष्टि विधि का पता लगाया था। अंत्येष्टि विधि अर्थात दाह संस्कार वाली बात। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। ठीक। हम यहाँ पर यह बताएं कि पहली बार मध्य पाषाण काल में पशुपालन कृषि आवास की शुरुआत होती है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान भीलवाड़ा जिला से पाया गया है, और ये क्या 2 मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक। भारत में यहाँ लकड़ी के डोंगी का निर्माण भी सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर अर्थात कंकाल मध्य पाषाण काल में पाए गए। ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम सौ के दफनाने की शुरुआत मानी जाती है। कृषि की शुरुआत मेहरगढ़ बलूचिस्तान से 7000 ईसा पूर्व मिला है, जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से 9000 ईसा पूर्व में मिला है। अब हम मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल एवं प्रसार क्षेत्र की बात करते हैं।
मध्यपाषाण काल के साक्ष्य पूरे भारत में अर्थात संपूर्ण भारत में प्राप्त हुआ है। इसी में पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करें तो गुजरात और राजस्थान है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मध्यपाषाणिक स्थलों का उत्खनन H.D. सांकलिया ने कराया था। गुजरात का सबसे प्रमुख स्थल लंघनाज है। लंघनाज से 14 मानव कंकाल तथा एक तांबे का चाकू मिला है। गुजरात में ही एक स्थल बनेवल है। इस बनेवल से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है। राजस्थान में मध्यपाषाणिक स्थल कौन सा है? बागोर। बागोर कोठारी नदी के तट पर स्थित है और यह कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक, बागोर में भारत में बागोर सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है। बागोर का उत्खनन कार्य किसने कराया? B.N. मिश्रा ने कराया। ठीक है ना। बागोर से कैलसोडनी पत्थर के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात जो बागोर से औजार प्राप्त हुए सबसे अधिक किसके हुए? कैलसोडनी पत्थर के। ठीक है। बागोर से मानव बस्ती के भी साक्ष्य पाए गए हैं। बागोर से 4 मानव कंकाल मिले। इस 4 मानव कंकाल में एक मानव कंकाल के गले में 36 गुरियों की माला थी। उस 36 गुरियों की माला में अधिकांश गुरिया पत्थर के बने हुए थे और कुछ हड्डी के भी बने हुए थे। बागोर से 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक भाला, 3 बाण, एक तकुआ नुमा तांबे की छड़ प्राप्त हुई है। बागोर से घास फूस की झोपड़ियाँ, सील लोढ़ा तथा गदा शीर्ष का प्रमाण मिला है। पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें तो बिहार मध्यपाषाणिक स्थल जहाँ पर मिले हैं पूर्वी क्षेत्र में बिहार में मिले हैं और भागलपुर राजगीर में। और पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो बीरभानपुर का उत्खनन बीबी लाल ने कराया था। और उड़ीसा के जो स्थल हैं मध्यपाषाणिक कुचाई, सुंदरगढ़, धनेकनाल। मध्य क्षेत्र के जो मध्यपाषाणिक स्थल हैं ये हैं आदमगढ़ एवं भीमबेटका। ये दोनों मध्य प्रदेश के ही मध्यपाषाणिक स्थल हैं। B.R. जोशी ने आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। V.S. वांकड़ ने भीमबेटका से मध्यपाषाण काल के अत्येष्टि विधि का पता लगाया था। ठीक, चलिए अब देखिए दक्षिणी क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। दक्षिण क्षेत्र में जो मध्यपाषाणिक स्थल पाए गए हैं और वहाँ पर क्या क्या मिला है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो दक्षिण क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत की चर्चा। ठीक, जो दक्षिण भारत में जो मध्यपाषाणिक स्थल पाए गए उनकी चर्चा। तो आप देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत में मध्यपाषाण काल की, यहाँ ऊपर लिख दिया, मध्यपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। दक्षिण भारत में मध्यपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। वह क्या विशेषता थी? इस क्षेत्र में अर्थात दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में जो उपकरण प्राप्त हुए वह दूधिया रंग के क्वार्टज पत्थर से निर्मित था। यह बहुत खास बात है कि दक्षिण भारत में मध्यपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। वह विशेषता यह थी कि यहाँ के उपकरण जो थे, उपकरण यानी औजार, वह दूधिया रंग के क्वार्टज पत्थर से निर्मित था अर्थात बना हुआ था। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो मध्यपाषाणिक स्थल है उनमें से एक है नागार्जुनी कोंडा। ठीक, गिदलूर, और तीसरा स्थल है रेनीगुंटा मध्यपाषाणिक स्थल है।
ठीक। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा मध्य पाषाणिक स्थल है। अब कर्नाटक में भी हम देख लेते हैं। कर्नाटक में जो मध्य पाषाणिक स्थल है उसका नाम है संगनकल्लू, एक नाम है जलहल्ली एवं सोरापुर दोआब प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। ठीक, यहाँ से कुछ न कुछ पाए गए हैं। आपके परीक्षा में स्थल ही पूछेगा, इसलिए मैं स्थलों के बारे में लिख दे रही हूँ, ठीक ना। अब तमिलनाडु में एक टेरीपुरा स्थल है जो मध्य पाषाण काल का है। इस टेरी स्थल से मछुआरे के समुदाय अस्तित्व की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर से सुनिए, तमिलनाडु में एक टेरी नाम का स्थान है। इस टेरी से मछुआरे के जो है समुदाय का अस्तित्व यानी समुदाय पाया गया है। ठीक, केरल से भी मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम दक्षिणी क्षेत्र के बाद उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में देखिए, उत्तरी क्षेत्र का मतलब कि आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणिक स्थल सबसे अधिक पाए गए हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1-2 नंबर करके लिखी हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक, मैं यहाँ किनारे होकर के बताती हूँ कि आप लोग इतने देर में एक बार स्क्रीनशॉट खींच लिया करें, ताकि जब हम ये सब लिख देती हूँ कुछ ना कुछ हौच पौच हो जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय रहता है, ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लिया करें। देखिए, पहले नंबर पे जो उत्तरी क्षेत्र में है मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर के मोरहना पहाड़, बगही खोर, मिर्ज़ापुर में क्या क्या है भाई, मोरहना पहाड़, बगही खोर तथा लेखहिया शिलाश्रय प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। ठीक, अब जो मिर्ज़ापुर के मोरहना पहाड़ और बगही खोर तथा लेखहिया शिलाश्रय है, उसमें लेखहिया का उत्खनन बीडी मिश्रा ने कराया था। इस लेखहिया का उत्खनन बीडी मिश्रा ने कराया था। और लेखहिया शिलाश्रय से संभवतः 17 या 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखिए, इस लेखहिया से जो संभवतः 17 या 27 मानव कंकाल हैं, इसमें 27 तो कन्फर्म है। ठीक, लेकिन मेरे पास 1-2 और पुस्तकें हैं जिसमें कहीं कहीं 12, ये जो हमने 17 लिखा है ना, उसमें 12 भी लिखा हुआ है, 12 या 27, 17 या 27। ठीक, तो हमने यहाँ पे 17 ही लिख दिया है। आप लोग यहाँ पे 12 भी छोटा सा लिख लीजिएगा। ठीक, आपके जानने के लिए। लेकिन लेखहिया से प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं कि लेखहिया कहाँ है। ठीक, लेखहिया कहाँ है, तो आपको जब पता रहेगा कि उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पर, मिर्ज़ापुर इलाके में पाया जाता है, और इसका उत्खनन बीडी मिश्रा ने कराया था। यहाँ लेखहिया से संभवतः 17 या 27 मानव कंकाल मिले हैं। अब हम यूपी के लहुरा देव की बात करेंगे। यह लहुरा देव कहाँ है भाई, यह लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है। लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस लहुरा देव से, इस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। फिर से सुनिए, लहुरा देव संत कबीर नगर में स्थित है। इस लहुरा देव से, इस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ भाई, पाकिस्तान में है ना। मेहरगढ़ से कृषि
कृषि का जो साक्ष्य मिला है वह लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। यह लाइन हम पहले भी एक बार लिखवा दी है, फिर भी हमने यहाँ लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि लहुरा देव की बात थी, ठीक है ना। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव की कृषि का कालावधि लगभग 9000 ईसा पूर्व है। अर्थात यह प्राचीनतम है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। जब तक लहुरा देव का जानकारी नहीं हुआ था तब तक यह मेहरगढ़ ही कृषि का प्राचीनतम स्थान था। अब यह बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में प्राचीनतम कृषि के स्थान पाए गए हैं। ठीक, लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। अब लहुरा देव से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ हमने लिखा है। अब तीसरे नंबर पे हम चौपानी मांडो की बात करेंगे। कहीं पर हमने यहाँ चौपानी मांडो लिखा है, कहीं पर चौपनी मांडो लिखा रहता है, तो इस मात्राओं के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा। बात चौपानी हो चाहे चौपनी हो, ठीक। और ये जो चौपानी मांडो है इलाहाबाद में स्थित है। चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद में। इस स्थल को बीडी मिश्रा ने खोजा था। चौपानी मांडो को बीडी मिश्रा ने खोजा था। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकार वाली, चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकार वाली मानव बस्तियां मिली है। और क्या मिला है चौपानी मांडो से? जंगली चावल मिला है, हस्तनिर्मित मृदभांड मिला। हस्तनिर्मित यानी हाथ से बनाया हुआ मृदभांड। मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, अर्थात मिट्टी का बर्तन, ठीक। और तथा अन्नागार का साक्ष्य मिला है। फिर से देखिए, इलाहाबाद में स्थित यह स्थल यानी चौपानी मांडो की खोज किसने किया? बीडी मिश्रा ने किया। इस चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकार वाली मानव बस्तियां मिली हैं और जंगली चावल मिला है, हस्तनिर्मित मृदभांड मिला है तथा अन्नागार का साक्ष्य मिला है। और क्या क्या मिला है चौपानी मांडो से? देखिए, चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल, चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल का तथा मध्य पाषाण काल के बीच का, भाई बीच का, फिर से सुनिए, चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है? प्रतीक, संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। कौन? चौपानी मांडो। इस वजह से चौपानी मांडो भी महत्वपूर्ण है। विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड, विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो के मृदभांड विश्व के प्राचीनतम मृदभांडों के साक्ष्यों में से एक है। विद्वानों की यह मान्यता, विद्वान लोग यह मानते हैं कि जो चौपानी मांडो से मृदभांड मिला वह पूरे विश्व में से एक है, ठीक है, मतलब प्राचीन है। अब हम सराय नाहर राय की बात करेंगे। ठीक, सराय नाहर राय, इस स्थल को यानी सराय नाहर राय स्थल को किसने खोजा था? केसी ओझा ने खोजा था। यह कहाँ है? यह वर्तमान में प्रतापगढ़ में है। ठीक, प्रतापगढ़ स्थित इस मध्य पाषाणिक स्थल से मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। अर्थात कि वहाँ पर सराय नाहर राय में एक मानव
दूसरे मानव पर आक्रमण किया था। आक्रमण क्यों किया होगा? हो सकता है वह स्थल पर कब्जा करने के लिए कोई थोड़ा बलशाली हो गया होगा, ठीक, कोई कमज़ोर रहा होगा। भाई यही तो होता है ना, पूरे इतिहास में यही तो है। एक पक्ष जैसे ही कमज़ोर होता है और दूसरा पक्ष अगर कहीं से मजबूत हुआ तो वह आक्रमण करके जीत लेता है। और यह क्या अचानक ही नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी यह प्रमाणित हो रहा है कि उस समय भी थे, होड़ थी आगे बढ़ने की कि तुमसे हम अच्छे हैं, ठीक। मानव आक्रमण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? सराय नाहर राय से, ठीक। इसके साथ साथ मानवीय आक्रमण तो सराय नाहर राय में मिला ही, इसके साथ साथ एक कब्र मिला है। यहाँ पर एक कब्र मिला, एक कब्र में एक साथ 4 मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है। देखिए सराय नाहर राय में एक कब्र मिला, वहाँ से 4 मानव एक साथ दफनाए गए हैं। ये साक्ष्य मिला है कहाँ से? सराय नाहर राय से मिला है। अब सराय नाहर राय से 14 मानव समाधान मिला है, अर्थात कि 14 मानव समाधान, जिसको समाधान ना समझ में आए, समाधान यानी कि समाधि, ठीक। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 8 गर्त का मतलब कि गड्ढे वाले चूल्हे मिले हैं। और सराय नाहर राय से क्या मिला है? दोनों ओर धार वाली क्या मिली है? छुरी मिली है, अर्थात चाकू मिला है। और क्या मिला सराय नाहर राय से? अस्थि निर्मित बाण मिला। अस्थि निर्मित अर्थात हड्डी का बना हुआ क्या मिला है? बाण मिला है सराय नाहर राय से। और चक्की भी मिली है भाई यहाँ से। चक्की क्यों मिली होगी? अनाज कुछ पीसने की, क्योंकि यहाँ तो कृषि की शुरुआत हो रही है ना, ठीक। चक्की आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, है ना। हम जो भी कुछ बताए हैं मैं हमेशा दोहराती रहती हूँ। आप यह मत समझिएगा कि इसमें समय खर्च होता है, क्योंकि जब बार बार जब दोहराओगे ना तो आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, ठीक। दक्षिण क्षेत्र, इस दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण भारत में मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। इस क्षेत्र में जो उपकरण प्राप्त हुए वह दुधिया रंग के क्वार्टज पत्थर से निर्मित थे, अर्थात क्वार्टर पत्थर से बने हुए थे। क्या उपकरण? अर्थात औजार। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा मध्य पाषाणिक स्थल हैं। अब कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहल्ली एवं सोरापुर दोआ प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में टेरीपुरा स्थल मध्य पाषाण काल का है, ठीक, टेरी। और इस टेरी से मछुआरे के समुदाय का साक्ष्य पाया गया है, अर्थात मछुआरे के समुदाय के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। कहाँ से? टेरी से। और टेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। अब केरल से भी मध्य पाषाणिक उपकरण पाए गए हैं कुछ न कुछ, ठीक। अब हम उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं। उत्तरी क्षेत्र अर्थात यूपी वाला इलाका, ठीक है ना। अब उत्तरी क्षेत्र में हम यहाँ पर देखें नंबर डाल के लिखे हैं, ठीक। उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर के मुरहना पहाड़, बगही खोर तथा लेखहिया शिलाश्रय प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। इस लेखहिया का उत्खनन बीडी मिश्रा ने कराया था। लेखहिया शिलाश्रय से संभवतः 17 या 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है। भाई यहाँ पर यूपी लिख दीजिएगा, नहीं पता चले कि लहुरा देव कहाँ है, संत कबीर नगर कहाँ है, तो इसलिए यूपी लिख दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन यह जो भी बातें अभी हो रही सब यूपी वाली ही हो रही है, ठीक ना।
लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव की कृषि का कालावधि यानी समय लगभग 9000 ईसा पूर्व है। लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे चौपानी मांडो। ठीक, चौपानी मांडो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, इस स्थल को बीडी मिश्रा ने खोजा था। इस स्थल को, चौपानी मांडो स्थल को बीडी मिश्रा ने खोजा था। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकार वाली मानव बस्तियां मिली हैं और चौपानी मांडो से जंगली चावल मिला, हस्त निर्मित मृदभांड मिला, हाथ से बने हुए मृदभांड। ठीक, मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। किसे? इस चौपानी मांडो को। चौपानी अर्थात चौपानी मांडो को मध्य पाषाण काल, ये जो मध्य पाषाण काल में ही है, लेकिन यहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण तक की बातें जो है वह एक संक्रमण है। संक्रमण का मतलब कि वो एक बीच में है, वो इधर वाला भी वहाँ पे अच्छी चीज़ें पाई जाती है, अच्छी खासी चीज़ें पाई जा रही, और उसके बाद वाले की भी चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। कौन? चौपानी मांडो। अब विद्वानों की मान्यता है कि चौपानी मांडो से जो मृदभांड मिले वह विश्व का प्राचीनतम मृदभांड है। ठीक, अब सराय नाहर राय, यह सराय नाहर राय की खोज किसने किया था? केसी ओझा ने किया था। ठीक, यह कहाँ है? यह प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ स्थित इस मध्य पाषाणी स्थल से मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। मानवीय आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय से मिलता है। और ये इसके साथ एक कब्र में एक साथ 4 मानव, यानी कि 1 2 3 4 यानी 4 मानव दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सराय नाहर राय से एक ही साथ 4 मानव। कई भाई और जगहों पे कुत्ता बिल्ली भी मिले हुए हैं ना, लेकिन यहाँ तो एक ही साथ है 4 मानव। एक जगह और था युग्मित समाधान। ठीक, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों दफनाए गए हैं। कहाँ से दफनाए गए? किसे पता है? किसी को पता है? वो प्रतापगढ़ में ही है, महदहा। वहाँ से युग्मित समाधान मिला है, और वह युग्मित समाधान का मतलब ये होता है कि स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए। ठीक, अब सराय नाहर राय से 14 मानव समाधान मिला है, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, और क्या मिला? दोनों ओर धार वाली छुरी मिली है। कहाँ से? सराय नाहर राय से। और अस्थ निर्मित बाण मिला है, चक्की आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम चर्चा महदहा पे करेंगे। अब देखिए हमारी चर्चा महदहा पे होगी। यह महदहा कहाँ है भाई? यूपी में। यह महदहा भी प्रतापगढ़ में है। लिख लीजिएगा, यहाँ प्रतापगढ़ मैं नहीं लिखी हूँ। ठीक, इस महदहा से महदहा या महादहा लिखा भी रहता है। यहाँ पर आगे मात्रा हो जाएगी। महादहा से इस स्थल से बूचड़ खाना, या इसी बूचड़ खाना को वधशाला कहते हैं, वधशाला मिला है। महादहा से बूचड़ खाना मिला है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि बूचड़ खाना, निम्न में से बूचड़ खाना कहाँ से मिला है? तो आपको जब यह पता होगा तो आप लगा लेंगे। और इस बूचड़ खाना को वधशाला, वधशाला का मतलब कि किसी की हत्या की जा रही है, जान लिया जा रहा, वध किया जा रहा है। ठीक, महादहा से युग्मित समाधान प्राप्त हुआ है, और इस युग्मित समाधान का मतलब ये हुआ
कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जाना, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, इसी को युग्मित समाधान कहते हैं। ठीक, तो महदहा से युग्मित समाधान प्राप्त हुआ है। महदहा से 13 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महदहा से। और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, सील लोढ़ा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो महदहा से 13 मानव कंकाल मिले, इस मानव कंकाल में कुंडल एवं माला पहने हुए, सींग के माला पहने हुए मिले हैं। और ये जो कुंडल और माला है वह बने किसके हैं? सींग के बने हैं। फिर से सुनिए कि इस 13 मानव कंकाल जो वहाँ मिला है, इनके कानों में क्या है? कुंडल है, गले में माला है, और जो ये बना किसका है? यह सींग से बना हुआ है। अब हम दमदमा की बात करेंगे। अब दमदमा कहाँ है? दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। ठीक, इस दमदमा से 41 मानव शवाधान मिला है। ठीक, 41 मानव शवाधान। ठीक, और त्रिमानव समाधि मिली है। त्रिमानव समाधि, 3 मानव एक साथ। ठीक, और क्या मिला है? हाथी दांत का लटकन मिला है। लटकन मतलब लॉकेट। ठीक, दमदमा से 41 मानव समाधान मिला, त्रिमानव समाधि मिला, हाथी दांत का लटकन मिला। कहाँ से? दमदमा से। आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम निष्कर्ष के तौर पे यहाँ हमने लिख दिया है कि इस मध्य पाषाण काल का मानव, इस मध्य पाषाण काल का मानव भी शिकारी था। अर्थात इस काल का मानव शिकार, आखेट पर खाद्य संग्राहक ही था। यानी इस काल का मानव शिकार भी करता था और शिकार या आखेटक का जीवन जीता था। इस काल का मानव शिकारी था, शिकार करता था, आखेटक पर जीवन जीता था, खाद्य संग्राहक था। अर्थात यहाँ पर भी ठीक ठीक से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया था। कृषि की तो शुरुआत हुई थी, बस परिलक्षित होता है, थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है पशुपालन, फिर भी यह मांस पर ही आश्रित था, मतलब प्रकृति पर आश्रित था। एक स्थान पर रहता नहीं था खाने के लिए, तब भी वह भटकता रहता था। अब स्थिरता कब आती है? अब तो नवपाषाण काल में आती है। ठीक, यहीं पर मैं अब देखिए ख़त्म करूँगी, एक बार इसे मैं दोहरा देती हूँ। महदहा, ठीक, महदहा से यह कहाँ है भाई? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ लिख लीजिएगा। ये दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। ठीक, महदहा से बूचड़ खाना या वधशाला मिला है। महदहा से युग्मित समाधान, स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, महदहा से 31 मानव कंकाल, सॉरी 31 नहीं 13, गलती हो गया। महदहा से 13 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, 35 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं, सील लोढ़ा आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से? महदहा से। और ये जो 13 मानव कंकाल हैं, इसमें कुंडल एवं माला पहने हुए हैं जो सींग के बने हुए हैं। हम यहाँ 13 लिखे हैं, पहले भी हम 13 बोले हैं, तब तो अच्छी बात। अगर हमने 31 बोल दिया तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मेरे मुंह पे बिल्कुल लाइट चमक रहा है अभी। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, यह क्लास इस समय अगर घड़ी की बात करें तो 11:35 हो रहा है। मैं आप लोगों के प्यार और दुलार के लिए
जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया यहाँ पर कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आज के दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आज ये क्लास बना रही हूँ। रात के 11:35 हो रहा है इस समय, ठीक। अब यहाँ देखिए दमदमा, दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। दमदमा से 41 मानव शवाधान मिला, ठीक। त्रिमानव समाधि मिली, समाधि भी शवाधान ही होता है, ठीक ना। और हाथी दांत का क्या मिला? लटकन मिला, लटकन यानी लॉकेट आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निष्कर्ष यही है, इस काल का मानव भी शिकार आखेट पर निर्भर खाद्य संग्राहक ही था। यहाँ पर देखिए ही था, ठीक, यह खाद्य संग्राहक ही था। अब यही मैं रखती हूँ आज के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।